हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2022 और 23 में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वहाँ से। और साथ ही साथ जैसे आप सभी को पता है कि मिड टर्म एग्जाम की भी शुरुआत हो चुकी है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। जी हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। तो दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ का मतलब होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार होता है। यानी वो चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, रंग का हो, लिंग का हो, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर वो भारत नागरिक है और उसकी उम्र 18 वर्ष है, उसका नाम मतदाता पहचान पत्र सूची में है, तो उसे मत देने का अधिकार होता है। इसे कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो जहाँ पे देख सकते हैं कि प्राय सभी लोकतंत्रात्मक देशों में वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है। जब देश के सभी वयस्कों को जाति, धर्म, रंग, लिंग, धन, स्थान के आधार पर उत्पन्न भेदभाव के बिना समान रूप से मतदान का अधिकार दे दिया जाए, तो उस व्यवस्था को वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड और भारत में ये भारत अमेरिका में यह आयु 18 वर्ष है, जबकि स्विट्जरलैंड में 20 वर्ष है। निश्चित आयु के पश्चात प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के मत डालने का अधिकारी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि सरकार और उत्तरदायी सरकार पर टिप्पणी लिखो। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार को प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। जी हाँ, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्यों में प्रतिनिधि सरकारें पाई जाती हैं। प्रतिनिधि सरकार जब जनता के प्रति अथवा संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तो उसे उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। प्रतिनिधि सरकार उत्तरदायी होने के कारण ही सत्ता में रहती है। ठीक है, जो प्रतिनिधि सरकार होती है वही उत्तरदायी सरकार होती है, क्योंकि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो हमारे लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी हमसे कई बार वो वादा करते हैं कि हम तमाम चीज़ें करवाएंगे, स्कूल, रोड, सड़क का निर्माण करवाएंगे। अतः अगर वो अपने वादे पूरा नहीं कर पाता, अगले 5 साल बाद जनता उनको चुनाव में हरा देती है। तो जो उत्तरदायी सरकार होती है वही प्रतिनिधि सरकार का भी काम करती है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय एवं पेशेवर प्रतिनिधि में अंतर बताओ। तो क्षेत्रीय और प्रतिनिधि अंतर की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जबकि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का आधार व्यावसायिक होता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में प्रतिनिधि व्यवसाय के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसे हम आपके क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होंगे, एमएलए होंगे, वो आपके क्षेत्र के लोगों को, सभी लोगों को क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होगा केवल अपनी कंपनी के कर्मचारियों को ही क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखिए। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के 2 दोष क्या है। पहला दोष, आम नागरिक अपने प्रतिनिधियों को ठीक चुनाव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इतनी सूझबूझ नहीं है। वह उम्मीदवार के गुणों और दोषों को अच्छी तरह जान सके और वोट का ठीक प्रयोग करे, ऐसी क्षमता उसके अंदर नहीं होती। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बहुत अधिक खर्चीली है। बट दोस्तों अगर हम बात करें तो आज का नागरिक सूझबूझ वाला है, क्योंकि भारत में अगर हम बात करें तो नागरिक पहले से कई गुना जो पढ़ लिख कर गए हैं। ठीक है, ये जो पहला हम देख रहे हैं व्यवस्था, ये पहले ठीक समझी जा सकती थी, बट वर्तमान में ये सही साबित नहीं हो सकती है। बट फिलहाल आपको यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के 2 गुण लिखिए। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 2 गुण कौन कौन से हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में अयोग्य व्यक्तियों के चुने जाने की संभावना कम रहती है। दूसरा, मतदाता राजनीतिक दलों के बुरे प्रभाव से बचा रहता है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है। प्रत्येक देश में लोग कई आधार पर बटे होते हैं। कई समूहों या वर्गों के लोग संख्या में दूसरे वर्गों के लोगों से कम होते हैं। ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे कि भारत में ईसाई, मुस्लिम और पारसी लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक है कि देश में हर वर्ग तथा समूह को विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ है। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का अर्थ यह है कि चुनाव में जिन उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह विजयी घोषित किया जाता है। इस प्रणाली में जो उम्मीदवार सबसे पहले सबसे अधिक मत प्राप्त करता है
वही विजयी घोषित रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके मतदाता चुनाव क्षेत्र में 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को 31% वोट मिला है। तो जिसको 31% वोट मिले, 31 वोट मिला है, वो व्यक्ति जीत जाएगा। ये दोनों व्यक्ति चुनाव हार जाएंगे, यानी सबसे आगे जिसकी जीत हो गई वही सबसे आगे जीत माना जाता है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली अपनाने के 2 कारण लिखें। पहला, भारत में एक सदस्य चुनाव क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अपेक्षा यह प्रणाली अधिक सरल है। भारत में मतदाता कौन हो सकता है? भारत में प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो मताधिकार प्राप्त है। भारत में पहले यह आयु 21 वर्ष थी। चुनाव में उसी नागरिकों को मत डालने का दिया जाता है जिसका नाम मतदाता सूची में हो। भारतीय मतदाता की कौन सी 3 योग्यताएं होनी चाहिए? पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। चुनाव चुनने पर एक टिप्पणी लिखिए। जो राजनीतिक दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं उन्हें चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह राजनीतिक दल की पहचान होता है। भारत में अधिकांश मतदाता अनपढ़ हैं। अनपढ़ मतदाता चुनाव चिन्ह को पहचान कर ही अपनी पसंद के राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार को मत देते हैं। नेक्स्ट, भारत में चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए किन्हीं 2 सुधारों को वर्णन करो। भारत की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित 2 सुधार किए जाते हैं। पहला, निष्पक्षता। चुनाव निष्पक्ष ढंग से होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल को चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही अपने दल के हित में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो पार्टी सत्ता में रहती है वो अनेक प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करके चुनाव जीतने में सफल होती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनाव व्यय। एक चुनाव क्षेत्र में एक उम्मीदवार द्वारा धन व्यय करने के लिए निश्चित किए गए धन की सीमा में वह धन भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो धन उम्मीदवार के मित्रों और उसके राजनीतिक दल द्वारा खर्च किया जाता है। कई बार देखने में आता है कि चुनाव क्षेत्र में इतनी ज़्यादा धनराशि खर्च कर दी जाती है कि उससे पूरे एक क्षेत्र विकास भी हो सकता है, बट ये सारी जो खर्चीली प्रणाली है इससे जो अच्छे उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस सारी समस्या को समाप्त करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव जो व्यय होता है, जो धनराशि होती है, उससे निश्चित कर देनी चाहिए और निश्चित करने के बाद सही प्रकार से आकलन करना चाहिए कि कितनी चुनाव जो है राशि चुनाव क्षेत्र में खर्च की गई है। भारत में चुनाव प्रणाली की किन्हीं 2 दोषों की व्याख्या करो। पहला, धन का अधिक खर्च। भारत में चुनाव में धन का बहुत अधिक खर्च होता है जिसे देखकर साधारण व्यक्ति तो चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा, चुनाव में अपराधियों का प्रवेश। भारतीय निर्वाचन प्रणाली का एक गंभीर दोष यह है कि इसकी त्रुटियों का वह लाभ उठाकर अपराधी भी चुनाव लड़ने लगे हैं और विधानमंडलों की सदस्यता प्राप्त कर रहे हैं। इससे अब राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जाता है उनमें से किन्हीं 2 को उल्लेख कीजिए। पहला, चुनाव आयोग का कार्य पहले की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गया है परंतु इसके लिए चुनाव आयोग के पास कर्मचारियों का अभाव है। दूसरा, चुनाव आयोग चुनाव सुधारों के लिए अनेक कदम उठाता है लेकिन इसके लिए उसे राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का क्या औचित्य है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वर्तमान समय में भारत में 90 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। भारत में चुनाव करवाने के लिए बड़े स्तर पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता है। इतने बड़े स्तर पर होने वाली चुनावी प्रक्रिया की देखरेख एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग ठीक ढंग से नहीं कर सकता। इसलिए भारत में चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन आयोग के 2 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना होता है और प्रत्येक जनगणना के पश्चात और आम चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची में संशोधन किए जाते हैं। चुनाव करवाना, चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग न केवल आम चुनाव बल्कि उपचुनाव भी करवाता है। चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आदि चुनाव की व्यवस्था भी करता है। इसके अलावा चुनाव आयोग के कार्यों से क्वेश्चन भी जो है 6 नंबर में पूछा जाता है कि चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, तो उसकी वीडियो मैंने पहले दोस्तों बना दी है, वहाँ से उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर उसे चेक कर लीजिए आप। इसके बाद 1 अंक वाले प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया? तो भारतीय संविधान के अध्याय 15 में चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को मताधिकार प्राप्त है? 18 वर्ष के नागरिकों को। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। भारत में चुनाव क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? तो 1 सदस्य होते हैं। भारत में मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले कोई 2 तत्व लिखें, जाति और धर्म। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई? तो 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिनों का समय दिया जाता है।
लोकसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का अधिकतम चुनाव खर्च कितना निर्धारित किया गया है? तो 25 लाख रुपए। हालांकि उसे बढ़ा दिया गया है। विधानसभा के चुनाव के लिए एक प्रत्याशी का कितना तय किया गया? 15 लाख रुपए। 17वीं लोकसभा गठन मई 2019 में हुआ। ठीक है। भारत में एक उम्मीदवार को अपनी जमात राशि बचाने के लिए कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने आवश्यक हैं? 1/6%। 17वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में करवाए गए? तो 17वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में करवाए गए। 17वीं लोकसभा में सबसे कम मतों वाला चुनाव क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे अधिक मतों वाला चुनाव को क्षेत्र कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का मलकागिरी। भारत में निम्न जन सहभागिता को एक कारण लिखिए। तो भारत में निम्न जन सहभागिता एक कारण है गरीबी। 95वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में कितने समय तक के लिए आरक्षित स्थानों के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है? अभी 2020 तक है, हालांकि 26 तक इसे कर दिया गया है। चुनाव चिन्ह का कोई एक महत्व लिखे। तो चुनाव चिन्ह अनपढ़ व्यक्तियों के लिए सहायक होते हैं। चुनाव घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो चुनाव घोषणा पत्र राजनीतिक दल जारी करते हैं। किस राज्य में सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? तो हरियाणा। भारत में चुनाव बूथ के रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में चुनाव बूथ के रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जिला चुनाव अधिकारी करता है। भारत में वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत में वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्र है। प्रथम कौन थे? सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चुनाव आयोग के अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग प्रदान करता है। ठीक है, ये सारे एक नंबर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने चुनाव आयुक्तों को से जितने समय पर राष्ट्रपति निश्चित करे मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 324 क्लोज 2 के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्यों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो चुनाव आयोग के सदस्यों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सी सीटें आरक्षित होंगी, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संख्या कितनी है? तो 8 है। चुनाव आयोग को कोई एक कार्य लिखे। चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव करवाती है। ठीक है, तीसरे से एक एक नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, सारे यहाँ पर ऐड कर रखा है मैंने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करना ही करना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले दोस्तों। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन किसके समान होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारत में चुनाव याचिका की सुनवाई कौन करता है? तो भारत में चुनाव याचिका की सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। मध्य अवधि चुनाव किसे कहते हैं? मध्य अवधि चुनाव उस चुनाव को कहते हैं जो चुनाव विधानमंडल के निश्चित कार्यकाल की समाप्ति के पहले कराए जाते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं। भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं को वर्णन करो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पर दोस्तों निर्धारित कर दी गई हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको लिख भी कर सकते हो। व्यास के मताधिकार, ठीक है, संयुक्त निर्वाचन, प्रत्यक्ष चुनाव, गुप्त मतदान, एक सदस्य चुनाव क्षेत्र, चुनाव आयोग, चुनाव याचिका, ये हमारे विशेषताएं हैं। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? पहले नियुक्ति को लेकर, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट योग्यताएं, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल से भी संबंधित इसकी है। इसके बाद पद से हटाने की विधि बहुत कठिन है। ठीक है, चुनाव आयोग के कर्मचारी, ये चीज़ आपको पूरा ऐड कर लेना। ठीक है, भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष क्या क्या हैं? यहाँ पे दोष, वर्तमान चुनाव व्यवस्था में विद्यमान कमियों की विस्तार चर्चा कीजिए। तो कौन कौन सी कमियाँ हैं? एक सदस्य चुनाव क्षेत्र, दूसरा जाति और धर्म के नाम पर वोट, तीसरा है धन का अधिक खर्च, चौथा है वोटों का खरीदा जाना, पांचवें है शराब का प्रयोग, छठा है झूठा प्रचार, सातवें है सांप्रदायिकता और आठवें है जाली वोटों का भुगतान। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में मतभेद बताइए। ठीक है, आप देख सकते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव मतभेद हमने पूरे सही तरीके से उल्लेखित किया हुआ है दोस्तों। भारत में चुनाव प्रचार के 4 साधनों में व्याख्या कीजिए। 4 साधन यहाँ पर हैं। ठीक, तो ये दोस्तों जो है कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का कंप्लीट जो है संग्रह है। इस
वीडियो से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एंड इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।